Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all will be very fine and in best of your health. To understand the next topic, लेक्चर का आगाज़ करते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत खूबसूरत दुआ के साथ, रब्बे ज़िदनी इल्मा। लास्ट टाइम आप लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस अंडरस्टैंड किया था। इट मीन्स नाउ यू हैव द फाउंडेशन कि आपको इस बात का इल्म है कि एक सेल होता है और उस पर्टिकुलर सेल के अंदर एक प्रेजेंट होता है या न्यूक्लियोइड रीजन और या भी प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम नाम देते हैं क्रोमोसोम्स का। और क्रोमोसोम्स बने होते हैं दो चीज़ों के, मीन टू से डीएनए एंड प्रोटीन्स। आपको याद है कि हम लोगों ने जब क्रोमोसोम्स को प्रोटीएजेस से ट्रीट किया था तो सारी प्रोटीन वॉश हो गई थी और बाकी बच गया था हमारे पास डीएनए। और जो डीएनए है बेसिकली वही कोड ऑफ लाइफ है, राइट। फिर हम लोगों ने उस पर्टिकुलर डीएनए को डिफरेंट मेथड से ओपन करके, डिफरेंट एंजाइम से ओपन करके उसकी कॉपीज लाने के प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया था। आज हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारा डीएनए सारे का सारा एक ही सिंगल पीस है या उसके ऊपर इंफॉर्मेशन डिफरेंट पीसेस में, चंक्स में लगी हुई है, राइट। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। सो लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड हम देख रहे हैं आज चैप्टर नंबर 23, लेक्चर नंबर 9। आप लोगों की बुक इस टॉपिक को यूं शुरू कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इज बेसिकली अ जीन। यानी मैंने आपसे इंट्रोडक्शन में बोला था कि क्या हमारा सारे का सारा डीएनए ही कोडेड है या उसमें कोई स्पेसिफिक रीजन्स हैं कि जहां पे जीन्स या इंफॉर्मेशन को कोड किया गया है। और अगर इंफॉर्मेशन पीसेस में कोडेड है तो हमने उस चीज को कैसे डिड्यूस किया, कैसे एक्सपेरिमेंट्स हमने प्रूफ किया, ये सारी बातें आज हम आपसे करेंगे। आपको याद होगा माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है तुम्हें याद होगा जरा कि हम लोगों ने अभी तो नहीं लेकिन ग्रेड 9-10 में हम लोगों ने मेंडल के वर्क को बड़ी डिटेल से पढ़ा। और जॉन ग्रेगर मेंडल ने जो अपना जो काम था वो 1865, 1866, 1867 के दौर में प्रिंट किया। और आज हम जिस ईयर की बात कर रहे हैं दैट इज 1902। यानी कि अब दुनिया जॉन ग्रेगर मेंडल के वर्क से आशना हो चुकी थी। उन्हें इस बात का बिल्कुल कॉन्सेप्ट था कि डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होते हैं और रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं। अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी भूली बिसरी याद करवाऊं ग्रेड 10 की, तो आपको याद होगा कि हमारे रिसेसिव ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो हर जनरेशन में अपीयर नहीं होते, बल्कि वो जनरेशन को स्किप करते हैं। और आपको ये भी याद है कि हमेशा रिसेसिव ट्रेट्स तब अपीयर होंगे जब वो इकट्ठे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैपिटल टी है तो टॉल होगा, और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ तो ये भी टॉल होगा, क्योंकि सिंगल कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। तो कैपिटल टी मीन टॉलनेस का जीन अपने आप को शो करवा सकता है। लेकिन देखें क्या स्मॉल टी ने अपने आप को शो करवाया, तो आंसर इज नो। लेकिन अगर मैं इसकी थर्ड टाइप को देख रहा हूं तो आपको नजर आ रहा है कि जब स्मॉल टी इकट्ठे हुए तो अब एक रिसेसिव ट्रेट अपीयर हो गया। तो हमने आपसे जॉन ग्रेगर मेंडल के रेफरेंस से 3 बातें की हैं। पहली बात कि रिसेसिव ट्रेट्स हमेशा पेयर की फॉर्म में अपीयर होते हैं। दूसरी बात, डोमिनेंट ट्रेट की प्रेजेंस में अपने आप को शो नहीं कर पाते। और तीसरी बात है कि जनरेशन स्किप करते हैं। इन्हीं सारी इंफॉर्मेशन को माइंड में रखते हुए एक और पेयर ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट, वन ऑफ देम वाज आर्चीबाल्ड एंड अदर वन वाज विलियम बैटिसन। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 1902 में सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए ऑन डिफरेंट फैमिलीज। जब मैं एक्सपेरिमेंट की बात करूंगा तो आपने क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स कि आपने अपनी बुक के पेज नंबर 193 को जरा खोल के देखना है। उसमें आपको नजर आएगी ये वाली डायग्राम। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि हम लोग एक फीमेल को सर्कल से और एक मेल को एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायग्राम क्या कहलाती है? पेडिग्री।
राइट। इनके दरमियान जो लाइन है इट इज कॉल्ड एज अ मैरिज लाइन, और इस मैरिज लाइन के साथ जो लाइन अटैच है इट इज कॉल्ड एज अ सिबलिंग लाइन, जो हमें इनके बच्चों के बारे में बता रही है, राइट। फिर इट इज कॉल्ड एज जनरेशन 2। इसके नीचे वाली जो लाइन होगी इट इज रिप्रेजेंटिंग जनरेशन 3, और इसमें भी जाहिर है सर्कल्स फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और स्क्वायर्स मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। हम लोग करते क्या हैं कि जब हमें जेनेटिक स्टडी करनी होती है तो हम इन बॉक्सेस के ऊपर प्रॉपर ट्रेट्स को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हीमोफीलिया की बात करें तो फिर कैपिटल H इज नॉर्मल एंड स्मॉल h विल कॉज हीमोफीलिया, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। तो आपको नजर आ रहा है कि हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन डिजीजेस की रिशफलिंग को, ट्रांसमिशन को स्टडी कर सकते हैं। ये वाला काम आर्चीबाल्ड गैरेट और विलियम बैटिसन ने भी किया, राइट। और अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि ये बाय प्रोफेशन क्या थे, डॉक्टर्स थे, तो जाहिर है लोग इनके पास आते थे, ये मीशो से आई वांट टू राइट, फिजिशियंस थे बाय प्रोफेशन, राइट। और लोग इनके पास आते थे डिफरेंट किस्म की बीमारियों के साथ, और जाहिर है बीइंग डॉक्टर वो उनसे फैमिली हिस्ट्री भी लेते थे, और इस तरीके से उनके पास डाटा इकट्ठा होता चल जाता था कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पेशेंट आए तो मैं उससे पूछूंगा कि ये बीमारी मिसाल के तौर पे आपके फादर में थी या नहीं थी, आपके दादा में थी या नहीं थी, या आपके नाना में थी या नहीं थी। तो इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। तो उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद उसे ये पता चला कि बहुत से ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं कि जो बाय बर्थ बच्चों को एक्वायर होते हैं। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि बहुत से ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो बच्चे अपने पेरेंट्स से ही एक्वायर करते हैं। इस सारी डिडक्शन के बाद हम लोगों ने लिखा कि हम आर्चीबाल्ड गैरेट और विलियम बैटिसन को क्या कहते हैं, फादर ऑफ इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, यानी कि बाय बर्थ जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आते हैं उनकी स्टडी करने का जो फादर है दे आर बेसिकली गैरेट एंड बैटिसन। इन साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ डिजीजेस के ऊपर काम किया। फॉर एग्जाम्पल उनमें से एक डिजीज है दैट इज कॉल्ड एज एल्बिनिज्म, राइट। एल्बिनिज्म का मतलब ये होता है कि किस तरीके से जो बीमारी है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर होती है एक डिसऑर्डर की, दैट लैक डेफिनेटली प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट्स इन द बॉडी। यानी कि अगर आप अपनी बॉडी को देखें तो आपकी बॉडी का, आपकी स्किन का एक खास कलर है। इट इज नॉट वेरी वेरी वाइट लाइक शेमस। अगर आप इसको देख रहे हैं, शेमस एक बड़ा फेमस WWF रेसलर है, तो उसकी बॉडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइट है बिकॉज कि उसकी बॉडी के अंदर किसी किस्म का कोई पिगमेंट नहीं बन रहा। तो एल्बिनिज्म भी एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कोई भी कलर नहीं बनता, यहाँ तक कि इन पर्सन्स के जो आयरिस होते हैं उस पर भी किसी किस्म का पिगमेंट नजर नहीं आता। तो दैट वे डिसऑर्डर जिसके अंदर पिगमेंट नहीं बन रहा होता बाय बर्थ बच्चों में, दैट इज कॉल्ड एज एल्बिनिज्म, ठीक है। फिर इसके अलावा इन साइंटिस्ट ने ये बताया कि बेसिकली यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाती है उन लोगों में जो शिकार होते हैं एक बीमारी का, दैट इज कॉल्ड एज द गाउट। अब गाउट क्या होता है? ये छोटे जोड़ों की इन्फ्लेमेशन होती है। लुक एट दिस वेरी इमेज। यहाँ पे हमने आप लोगों के लिए डिफरेंट गाउट्स की पिक्चर लगाई, राइट। तो व्हाई दिस इन्फ्लेमेशन इज टेकिंग प्लेस? ड्यू टू वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द बॉडी। तो जब भी किसी पेशेंट को के अंदर हम लोगों को ये साइन नजर आता है तो जाहिर है बीइंग डॉक्टर में पता चल जाता है कि यहाँ पे यूरिक एसिड का लेवल डेफिनेटली इंक्रीज हुआ होगा। लेकिन चूंकि इस पर्टिकुलर डिजीज की और कॉजेज भी हो सकती है इन्फ्लेमेशन की पर्टिकुलरली, तो फिर उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि क्या जो हमारी स्पेकुलेशन है या जो हमारी डिडक्शन है वो सही है, यानी हम लोग क्या कहते हैं कि आप अपना ब्लड का यूरिक एसिड लेवल चेक करवाएं। तो एज पर आर एक्सपेक्टेशन यूजुअली वो हाई ही होता है, राइट।
फिर एक और डिजीज के बारे में इन आर्चीबाल्ड गैरड ने हमें बताया, दैट वाज एल कैप्टोनूरिया। एल कैप्टोनूरिया, और ये जो डिजीज है एल कैप्टोनूरिया, इसके सिम्टम्स क्या हैं? नजर हियर, लुक एट द आईज ऑफ दिस पेशेंट। आपको नजर आ रहा है कि इस पेशेंट की आईज के वाइट पार्ट, क्या नाम था इसका? ग्रेड में पढ़ के आए आप लोग, परफेक्ट, उसे बोलते हैं सक्लेरा। तो सक्लेरा के अंदर आप लोगों को नजर आ रहे हैं ब्लैक डॉट्स। ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये डिपिक्ट करते हैं कि इसकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई ऐसा एंजाइम या ऐसा जीन लैक कर रहा है जो कि आम तौर पे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की आईज में ये वाले ब्लैक डॉट बनने नहीं दे रहा। फिर हम चलते हैं इन्हीं पेशेंट्स के ईयर्स पे, तो आपको नजर आ रहा है कि इस पर्सन की जो कार्टिलेज है इट इज़ वेरी मच थिक एंड डार्क। आमतौर पे जो हमारी कार्टिलेज होती है वो डार्क नहीं होती और बड़ी थिन होती है, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, इजी टू यू कैन से मूव। फिर हम चलते हैं इनकी बोन्स एंड कार्टिलेज की तरफ। लेट मी राइट फॉर यू कि हम लोग बोन के साथ साथ कार्टिलेज का जिक्र भी करते चलें, तो आपको नज़र आएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि इन ऑर्गेनिजम्स की बोन और कार्टिलेज दोनों ही डीकलराइज हो गई हैं और थिक हो गई हैं। जब कोई चीज़ उसके साथ थिक हो जाती है, उसमें से वाटर कंटेंट कम हो जाता है, तो वो टूटने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज ग्लास एंड प्लास्टिक। प्लास्टिक ज़मीन पे गिरता है तो नहीं टूटता, लेकिन ग्लास दैट इज़ वेरी मच ब्रिटल, तो जब भी ये ज़मीन पे गिरता है तो ये चकनाचूर हो जाता है। तो इन ऑर्गेनिज्म के साथ भी यही प्रॉब्लम है, चूँकि इनकी बोन्स और कार्टिलेज बहुत हार्ड हो गई हैं, सो दे आर वेरी मच ससेप्टेबल टू ब्रेकेज। तो इस लिहाज से हम इसे बोलते हैं कि ये कैसे हो गए हैं? ब्रिटल हो गई, ईजी टू ब्रेक। ब्रिटल का मतलब होता है ईजी टू ब्रेक। फर्दर इस पर्टिकुलर डिजीज में एल कैप्टोनूरिया के क्या सिम्टम है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हम इस डिजीज एल कैप्टोनूरिया का अगला कौन सा पैरामीटर स्टडी करने वाले हैं। तो आंसर इज स्वेट। अगर आप इन पेशेंट्स के पसीने को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ब्राउन कलर का होता है। इसको ऑब्जर्व करने का जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि आप इनके अंडर गारमेंट्स को देखें तो वो आप लोगों को डार्क ब्राउन कलर के नजर आएंगे। नेक्स्ट थिंग इज द हार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यू नो वेरी वेल कि एक पंपिंग ऑर्गन है और इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो क्या है? डेफिनेटली 4 चैम्बर्स, और इन 4 चैम्बर्स के बाद में लगे हुए वेल्व्स। अगर आप इस पेशेंट के हार्ट को देखें तो नजर आएगा कि इस पेशेंट का जो हार्ट है उसके वेल्व्स क्या हो गए हैं? हार्ड हो गए हैं। उसके कंपैरिजन पे आप इस नॉर्मल पेशेंट के हार्ट को देखें तो वो बहुत जेंटली और सॉफ्टली काम कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल पर्सन के वेल्व्स को देखेंगे तो वो बड़ी आराम सुकून से बंद होते हैं, वो किसी किस्म की कोई साउंड पैदा नहीं करते। लेकिन अगर आप इन ऑर्गेनिज्म के हार्ट को देखेंगे हु आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज एल कैप्टोनूरिया, तो आपको नजर आएगा कि इनके जो वेल्व्स हैं दे आर वेरी मच हार्ड, और जब वो क्लोज होते हैं तो वो नॉर्मल लब डब के अलावा भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम लोग कार्डियक मरमर का नाम देते हैं। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी पर्सन के वेल्व हार्ड होंगे तो वो खुलने में और बंद होने में देर लगाएंगे, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को नॉर्मल से ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से डिजीज़ कहलाती है कार्डियोमेगैली। तो इन एल कैप्टोनूरिया डिजीज़ के पेशेंट्स के हार्ट कार्डियोमेगैली का शिकार होते हैं ड्यू टू स्टेनोसिस ऑफ द हार्ट वेल्व्स। प्लस इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स एक और डिजीज़ जो इन लोगों को होती है दैट इज़ कॉल्ड एज डिजीज़ ऑफ द ब्लड वेसल्स। और अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इनकी ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं? हार्ड हो जाती हैं। और आपको पता है कि ये डिजीज़ कहलाती है हमारे पास व्हाट? एथेरोस्क्लेरोसिस। और एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से आम तौर पे डिजीज़ हो जाती है क्या? हाई ब्लड प्रेशर, और सिंपली हम इसे हाइपरटेंशन का नाम भी देते हैं। अगला जो एट्रीब्यूट वो है यूरिन एंड एज। याद रखने वाली बात यह है कि ये वाला एट्रीब्यूट आपकी बुक में भी गिवन है, लिहाजा इस एट्रीब्यूट को आपने ख़ास तौर पे बहुत तवज्जो से सुनना है और अपने जहन का और अपने आंसर स्क्रिप्ट का हिस्सा ज़रूर बनाना है। वो क्या है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप इनके यूरिन को देखें तो यूरिन हो जाता है इनका ब्लैक, और आम तौर पे ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 20s और 30s में, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो 20s में और
30s में आमतौर पर डिजीज स्टार्ट होती है। इसका मतलब है कि टीन एज में इसके सिम्टम अपीयर यूजुअली नहीं होते और उसके बाद या उससे करीब कहीं करके ये स्टार्ट हो जाती है। इसका जो सबसे अहम सिम्टम है वो है माय डियर स्टूडेंट्स ब्लैक यूरिन, राइट। तो इस पर्टिकुलर ब्लैक यूरिन की गिद मैंने बॉक्स भी लगा दिया है और इसके ऊपर मैंने स्टार भी लगा दिया ताकि पता चले कि कितनी कोई इंपॉर्टेंट सी बात है। इस पर्टिकुलर ब्लैक यूरिन के पीछे जो कॉज है, अंडरलाइंग मैकेनिज्म है, वो है लैक ऑफ एन एंजाइम। लैक ऑफ एन एंजाइम। कैन एनी बॉडी गैस कि इसका नेम क्या होना चाहिए? तो इसका नेम है माय डियर स्टूडेंट्स HGD। H stands for homogentic acid and D stands for dioxygenase। तो पूरा नाम लिखेंगे अगर हम लोग तो वो क्या बनेगा? होमोजेंटाइसिक एसिड, होमोजेंटाइसिक एसिड डाईऑक्सीजिनेज, डाईऑक्सीजिनेज, राइट। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होमोजेंटाइसिक एसिड डाईऑक्सीजिनेज एंजाइम नहीं होगा तो फिर उसकी बॉडी के अंदर, उसके ब्लड के अंदर होमोजेंटाइसिक एसिड जमा होना शुरू हो जाएगा। इट बिगिन टू एक्यूमुलेट, जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर वो सारे सिम्टम अपीयर होते हैं जो हमने देखे रिगार्डिंग आईज, ईयर्स, बोन्स, कार्टिलेज, हार्ट मसल, हार्ट वेल्व्स, ब्लड वेसल्स, ऑल दिस स्टफ। जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही होती हैं और इसी की वजह से होमोजेंटाइसिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से ही जब कभी यूरिन को हम टेस्ट ट्यूब में डाल के रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। लुक एट दिस वेरी यूरिन से इमेज और एनिमेशन। आपको नजर आ रहा है कि ये एक नॉर्मल पर्सन का यूरिन है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। काफी देर पढ़ने के बाद भी ये स्टिल कैसा रहा? येलो ही रहा। लेकिन इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के यूरिन को देखें, हु इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज एल्केप्टोन्यूरिया, तो आपको नजर आ रहा है कि इसका यूरिन बहुत जल्दी से क्या हो गया? ब्लैक हो गया। तो ये क्यों ब्लैक हो गया? ड्यू टू होमोजेंटाइसिक एसिड। अब एक आम पर्सन की बॉडी में क्यों नहीं ऐसा हुआ? उसकी रीजन ये थी कि होमोजेंटाइसिक एसिड को डाईऑक्सीजनेशन के प्रोसेस से गुजारा गया, यानी कि इसके अंदर 2 ऑक्सीजन और ऐड की गई और इवेंचुअली उससे क्या बन गया हमारे पास? एसीटोएसीटेट और फ्यूमरेट। यानी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में देखा जाए तो उसमें आपको नॉर्मल की बात है, एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आप लोगों को होमोजेंटाइसिक एसिड नजर नहीं आएगा, बल्कि उसके ब्लड में आप लोगों को फ्यूमरेट और एसीटोएसीटेट नजर आएंगे। सवाल ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं इन ऑर्गेनिजम्स को इन ब्लैक किस्म के सिम्टम्स से बचाना चाहता हूं तो मैं इनकी फूड के अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर दूं? भाई इनकी बॉडी के अंदर होमोजेंटाइसिक एसिड प्रोड्यूस ही ना हो। लुक एट दिस वेरी इमेज। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे आप लोगों के पास 2 बड़े इंपॉर्टेंट क्या हैं? अमाइनो एसिड्स हैं। आप कहेंगे सर अमाइनो एसिड तो आते हैं हमारी प्रोटीन से, तो ठीक है, ऐसे देख लेते हैं कि प्रोटीन के कितने सोर्सेज हो सकते हैं। तो आंसर इज 2। या तो आप सब्जियां खाएंगे या फिर आप लोग गोश्त खाएंगे। ठीक है, आप लोग ऐसे करते हैं कि आप इसके मेन सोर्सेज की बात करेंगे तो आपको नजर आएंगे हर वो सब्जी या वही बात है गोश्त जिसके अंदर आप लोगों को प्रोटीन कंटेंट नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल आप पल्सेस की बात करें, आप सीरियल्स की बात करें तो उसके अंदर आप लोगों को ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नजर आती है प्रोटीन्स की। लेकिन आप फॉर एग्जांपल बात करें बनाना की, तो बनाना में भी ऐसा ही है। आप डिफरेंट किस्म के सीड्स की बात करें, फॉर एग्जांपल आप पम्पकिन्स की बात करें, पिस्ताशियो की बात करें, आप एलमंड की बात करें, आप पीनट्स की बात करें, तो आप जो भी चीज़ खाएंगे उसके अंदर आप लोगों को वो 2 मदर मॉलिक्यूल ज़रूर मिलेंगे कि जिनमें से एक का नाम है फिनाइल एलानिन और दूसरे का नाम होता है टायरोसिन। तो फिनाइल एलानिन की मेटाबॉलिज्म और टायरोसिन की मेटाबॉलिज्म के दौरान में होमोजेंटाइसिक एसिड प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस वेरी इमेज। आपको नजर आ रहा है कि टॉप पे आपको नजर आ रहा है फिनाइल एलानिन। दिस फिनाइल एलानिन ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू टायरोसिन and then tyrosine transform itself into phenyl pyruvic acid। और जो फिनाइल पायरुविक एसिड है ये फिर ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू होमोजेंटाइसिक एसिड, जो फिर 2-3 स्टेप्स के बाद इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाता है इनटू फ्यूमेरिक एसिड एंड एसीटोएसिटिक एसिड और सिंपल फ्यूमरेट एंड एसीटोएसीटेट। राइट, सवाल ये है कि आप जौन सी भी चीज़ खाएंगे, मैं कई दफ़ा डिस्कस करता हूँ कि अगर हम सूरह रहमान को देखें तो उसमें इरशाद हुआ कि फ़बैय्य अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी कि और तुम दोनों मीन जिन और इंस हमारी कौन कौन सी निमत को झुटलाओगे या उसका इनकार करोगे। तो सवाल ये हमारे स्टूडेंट्स, मैं सोचता था
कि कुरान शरीफ में इस पर्टिकुलर आयत को कितनी दफ़ा एक ही सूरत में रिपीट किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ इतना कुछ पढ़ने के बाद कि अगर ये पूरी सूरत सिर्फ इसी लफ्ज़ पे, इसी आयत पे लिखी जाती, या शायद पूरा कुरान ही लिखा जाता, तो तब भी उन नेमतों का शुक्र अदा न होता जो हमें हमारी बॉडी के अंदर मिल रहा है। तो बात हो रही है हमारे स्टूडेंट्स कि आप जौन से भी प्रोटीन खाएंगे उसके अंदर आप लोगों को फिनाइलएलानिन और टायरोसिन तो मिलेगा ही, और मिलना ज़रूरी भी बहुत है। क्यों? कि लुक एट दिस इमेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की बात है कि आप देखें कि आपके क्रेब्स साइकिल को ऑपरेट करने के लिए दो चीज़ों की अशद ज़रूरत है। उसमें से एक नाम क्या है? फेमेरिक एसिड। लुक एट दिस कि अगर फेमेरिक एसिड मेरे पास यहाँ फीड नहीं होगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से तो मेरा क्रैब साइकिल चल रहा है, एनर्जी नहीं बनेगी। फिर आप देखें कि इस पर्टिकुलर क्रैब साइकिल का मदर मॉलिक्यूल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड, उसको ऑपरेट करवाने के लिए भी लुक एट द टॉप राइट कॉर्नर, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे एसिटोएसिटेट चाहिए है। तो फबेयलाइरब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी कि इसका ताल्लुक सिर्फ हमारी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से नहीं है बल्कि इसका ताल्लुक हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के साथ भी है। सो इस लिहाज से ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम इन ऑर्गेनिज्म को कहें कि जनाब आप प्रोटीन ना खाओ तो गुजारा हो जाएगा। हर सूरत में ये वाली चीज़ जो आप खा रहे हो उसमें फिनाइलएलानिन और टायरोसिन प्रेजेंट होते ही हैं। ये हो सकता है कि किसी फूड में थोड़ा कम हो, किसी में थोड़ा ज़्यादा हो। हम इसके सिम्टम्स की अपीयरेंस में डिले करवा सकते हैं, लेकिन जब तक इसके सिम्टम अपीयर होने होते हैं, मीन 20 साल तक या 18 साल तक या 16 साल तक, तब तक हम इतनी प्रोटीन खा चुके होते हैं, इतना ज़्यादा अमाउंट में चीज़ ऑलरेडी ब्लड में शामिल हो चुकी होती हैं कि इसको रुकना मुमकिन है। तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम लोगों को एब्सोल्यूट इस्तेताअत फरमाए। राइट। सो बात ये हो रही थी कि किस तरीके से होमोजेंटासिक एसिड हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट होता है। उसकी रीज़न है एब्सेंस ऑफ दिस वेरी एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज होमोजेंटासिक एसिड डाइऑक्सीजनेस। अब इस पर्टिकुलर एंजाइम की एब्सेंस को देखते हुए व्हाट वाज द स्पेकुलेशन ऑफ आर्चीबाल्ड एंड गैरेट। उन्हें स्पेकुलेट ये किया माय डियर स्टूडेंट्स कि जिस तरीके से इस एक एंजाइम की खराबी की वजह से डिजीज हो सकती है, इस तरीके से हर जेनेटिकली मॉडिफाइड डिजीज के पीछे कोई ना कोई एक एंजाइम खराब होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने इसको नाम दिया वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। इफ देयर इज एन एब्नॉर्मेलिटी विद वन जीन then there will be an abnormality with some what? Enzyme. One gene is associated with one enzyme. If gene is abnormal, enzyme is abnormal. And if enzyme is abnormal, then definitely there will be a disorder that will pass on to generation after generation. आपको याद होगा मैंने शुरू में बताया था कि ये जो दो साइंटिस्ट थे ये बेसिकली प्रोफेशनली फिजिशियंस थे जो फैमिलीज की हिस्ट्रीज लेते थे। तो इससे उन्होंने रिड्यूस किया, इट वॉज देयर बेसिकली स्पेकुलेशन। आपको ये बात पता है हमारे स्टूडेंट्स, अब नाउ यू नो दिस थिंग कि हम इस पर्टिकुलर थ्योरी को यूँ समझते हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेंट्रल डॉगमा। कि हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? हमारे पास डीएनए होता है और हम लोग उस पर्टिकुलर डीएनए से क्या बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं डेफिनेटली मैसेंजर आरएनए, और फिर उस मैसेंजर आरएनए से हम भेज देते हैं किसके पास? राइबोसोम के पास। और राइबोसोम क्या करता है? हमें बना के दे देता है व्हाट? प्रोटीन्स। और यू नो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। इसका मतलब ये होगा कि अगर खराबी या म्यूटेशन डीएनए पर है तो मैसेंजर आरएनए खराब होगा। फर्स्ट कर लेते हैं डीएनए ठीक है, प्रॉब्लम ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर आई तो फिर राइबोसोम के पास आगे आने वाली प्रोटीन भी खराब होगी। तो वन जीन इज एसोसिएटेड विद वन एंजाइम। ठीक है। अब सवाल ये है कि ये सारी की सारी बात अगर हम आप लोगों से कही जा रही है तो हमारी साइंस तो कभी ऐसा नहीं करती कि हम विदाउट एनी प्रूफ कोई बात कर दें। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जो हमें प्रूफ था वो नहीं मिला हमें अप टिल 1942 कि जब जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टॉटन ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके हमें प्रॉपर ये बात बताई कि जनाब डेफिनेटली हर एबनॉर्मल प्रोटीन या एंजाइम के पीछे एक एबनॉर्मल एंजाइम होता है, एक एबनॉर्मल जीन होती है। उन्होंने इस पर्टिकुलर जीन के अंदर म्यूटेशन कैसे इंड्यूस करवाई और फिर उससे ये कैसे साबित किया कि बेसिकली एबनॉर्मल एंजाइम के पीछे एबनॉर्मल जीन होता है। इसको हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड में। यस माय डियर स्टूडेंट्स, 1942 पाकिस्तान की आज़ादी से कोई 5 साल पहले की बात है। जॉर्ज बीडल एंड एडवर्ड टॉटन, दीज वर द टू साइंटिस्ट्स जिन्होंने
एक्सपेरिमेंट किए और हमें ये बात बताई कि डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। इससे पहले हम समझते थे कि हमारे सारे का सारा डीएनए बेसिकली फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है और इसका छोटा सा जो पार्ट है वो भी यूजलेस नहीं है। उन्होंने सबसे पहले सिलेक्ट करना था एक ऑर्गेनिज्म। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्हें ये बात पता है कि एक पर्टिकुलर ट्रेट की वैरायटीज होती हैं और वो वेरिएशंस की वजह से पैदा होती हैं बिकॉज कि वो मेंडल के वर्क को पढ़ चुके। उन्हें ये वाली बात भी पता है कि डोमिनेंट जीन क्या होती है और रिसेसिव जीन क्या होती है। उन्हें इस बात का भी पता है कि फिनोटाइप क्या होती है और जीनोटाइप क्या होती है। तो उन्होंने सबसे पहले सेलेक्ट किया एक फंगस। मैं जगह यहाँ पर छोड़ा हुआ है वर्ड यहाँ पर, व्हाट इज ए स्टैंड्स अ फंगस। उन्होंने एक फंगस ली और उस पर्टिकुलर फंगस का नाम क्या है, न्यूरोस्पोरा क्रासा। लुक एट दिस डायग्राम, लुक एट दिस इमेज, दिस इज बेसिकली न्यूरोस्पोरा क्रासा। आप लोगों को समझाने के लिए मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं आपको पहले एक बात समझाऊं ताकि हम उस पर्टिकुलर चीज को बाद में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। तो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली व्हाट इज अ वाइल्ड टाइप, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जंगल में मीन्स एक ओपन एनवायरनमेंट में अपनी तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स को खुद से पूरा कर सकता हो, चाहे वो फूड की सेंस हो, चाहे वो किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात हो या मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात हो, चाहे वो इसेंशियल अमाइनो एसिड हो या नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हो, वो उसे खुद से पूरा कर सकता हो तो हम उसे बोलते हैं कि ये एक वाइल्ड ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई इन्वायरमेंटल फोर्स एक्ट करे या हम उसको किसी तरीके से मजबूर कर दें, कैसे, बाय प्रोड्यूसिंग सम म्यूटेशंस। एंड आप पढ़े लिखे बच्चे, आपके लिए हर किसी बात मुश्किल नहीं है कि देयर आर डिफरेंट म्यूटाजेंस प्रेजेंट इन द नेचर जो हमारे डीएनए के ऊपर क्या करते रहते हैं, एक्ट करते रहते हैं और उस वाइल्ड टाइप को एक ऑल्टर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या बना देते हैं, म्यूटेंट। राइट, आपको ये बात समझ आ रही है। तो वाइल्ड टाइप इज वन दैट हैज गॉट अ परफेक्ट नेचुरल डीएनए। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई इन्वायरमेंटल फोर्स लाइक एक्स रेज, लाइक यूवी रेडिएशंस, लाइक सोलर रेडिएशंस, लाइक सर्टेन केमिकल्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स, वो एक्ट करते हैं और उस डीएनए को खराब कर देते हैं, तो दैट वेरी डीएनए इज कॉल्ड एज म्यूटेंट डीएनए। एंड डेफिनेटली उसका इजहार या तो किसी चीज के ज्यादा पैदा होने से होगा या कोई सलाहियत खो देने से होगा। इसको हम डेफिनेटली इस अप्रोच को हम इस्तेमाल करते हैं आने वाले डिस्कशन में। नेक्स्ट थिंग इज मिनिमल मीडियम एंड सप्लीमेंटेड मीडियम। ये बातें पहले से सीख लें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। व्हाट इज मिनिमल मीडियम? एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर हमने कम से कम चीजें दी, ठीक है, और उसके बाद उन चीजों को इस्तेमाल करके उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने अपनी जिंदगी की ऑल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया। मिसाल के तौर पे कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में क्या फर्क है, तो आप बताएंगे कि बेसिक डिफरेंसेस लाएंगे नाइट्रोजन। कार्बोहाइड्रेट में होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रोटीन्स में होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। राइट, अगर मैं आप लोगों को कार्बन का सोर्स दे दूं, ऑक्सीजन का सोर्स दे दूं, हाइड्रोजन का सोर्स दे दूं, नाइट्रोजन का सोर्स दे दूं और आप लोग उसको मिला के खुद से क्या बना लो, एक अमाइनो एसिड, तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको मिनिमम रिक्वायर्ड चीजें दी थी और आपने उसको इस्तेमाल करके अपनी जरूरत को पूरा कर लिया। व्हाट इज मेंट बाय सप्लीमेंटेड मीडियम? मैंने ये देखा कि आप लोगों की बॉडी कोई चीज नहीं बना रही और मैंने वो चीज आप लोगों को फूड में देना शुरू कर दी। इसका मतलब है नाउ आई एम प्रोवाइडिंग यू अ सप्लीमेंटेड फूड। जैसे कि आपको पता होगा हमारे पास डिफरेंट किस्म के सप्लीमेंट्स आते हैं, डिफरेंट किस्म की मल्टीविटामिन टैबलेट्स आती हैं, डिफरेंट किस्म के सप्लीमेंट्स आते हैं जो आप लोगों की प्रोटीन रिक्वायरमेंट और मिनरल रिक्वायरमेंट एंड विटामिन रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही होती है। तो सप्लीमेंटेड मीडियम इज वन दैट इज प्रोवाइडेड विद प्रोडक्ट, नॉट विद रॉ मटेरियल। ये सिंपल रॉ मटेरियल्स हैं और ये क्या है, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। अब मैंने आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं दिया बल्कि मैंने आपको प्रॉपर अमाइनो एसिड्स दे दिए हैं खाने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि मैंने आपकी फूड को अमाइनो एसिड सप्लीमेंट कर दिया है। इन सारी बातों को अपने माइंड में रखें कि वाइल्ड टाइप क्या होता है, म्यूटेंट क्या होता है, एक मिनिमल मीडियम क्या होता है जिसको बनाने के लिए हमने सिंपल शुगर्स प्रोवाइड कर दी, कुछ विटामिन्स दे दिए,
राइट। बायोटिक सब्सटेंस आप लोगों को दे दिया, हम लोगों ने वाटर ऐड कर दिया, मिनरल्स ऐड कर दिए, तो ये कहलाएगा हमारे पास मिनिमल मीडियम। लेकिन अगर इसके अंदर मैंने खुद से डिफरेंट किस्म के अमाइनो एसिड्स खुद से ऐड कर दी, इसका मतलब यह कि सप्लीमेंटेड मीडियम होगा, राइट। अब हम चलते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब के अंदर हम न्यूरोस्पोरा के स्पोर्स को उगाते हैं। आपको पता है कि फंगस का एक यूनिक करैक्टर है, वो क्या कि फंगस हमेशा ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं ईदर सेक्सुअली और एसेक्सुअली बाय मींस ऑफ स्पोर्स। तो हम लोगों ने उन पर्टिकुलर स्पोर्स को लिया और उसे मिनिमल मीडियम के अंदर डाल दिया। आपने देखा कि इस मिनिमल मीडियम की स्लांट के ऊपर और इवन अंदर भी इसके क्या बन गई है, ग्रोथ आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म है, वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म वो मिनिमल मीडियम के ऊपर ग्रो कर सकता है। हमारा वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म मिनिमल मीडियम पे ग्रो कर सकता है या ग्रो करता है। तो ये हो गया मेरे पास वाइल्ड टाइप या कंट्रोल और रेफरेंस एक्सपेरिमेंट। फिर हमने क्या किया कि हम लोगों ने इन्हीं स्पोर्स को यहां लिया और उनके ऊपर हम लोगों ने क्या फॉल करवाई, एक्सरेज। तो जब मैंने उनके ऊपर एक्सरेज फॉल करवाई तो उनके अंदर हो गई क्या, चेंज। इसीलिए मैंने यहां पे कलर कोई और यहां पे कलर कोई और लिया है। यानी कि ये मेरे पास वाइल्ड स्पोर्स है, ये मेरे पास कैसे स्पोर्स है स्टूडेंट्स, वाइल्ड स्पोर्स। और ये मेरे पास कौन से स्पोर्स हैं, म्यूटेंट स्पोर्स, म्यूटेंट स्पोर्स, राइट। अब देखें, हमने इन म्यूटेंट स्पोर्स को दो डिफरेंट वे से ट्रीट किया, राइट। पहला वे क्या था कि मैंने उसको मिनिमल मीडियम में डाल दिया। जब मैंने इन स्पोर्स को मिनिमल मीडियम में डाला तो यू सी देयर इज नो ग्रोथ, इनमें कोई ग्रोथ नहीं आई। इसका मतलब यह है कि जो मेरी स्पेकुलेशन थी, जो मेरा ख्याल था कि मैं अगर इन पर्टिकुलर स्पोर्स को एक्सरे से ट्रीट करूंगा तो इनके अंदर कोई ना कोई सलाहियत कम हो जाएगी, वो वाकई यहाँ पे नजर आई कि अब उनके अंदर ये सलाहियत ख़त्म हो गई है कि वो मिनिमल मीडियम में चीज़ों को लेके अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। इट मीन्स दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम इन सिंथेसिस ऑफ द सब्सटेंसेस दैट वर प्रेजेंट इन द इनिशियल स्टेज। अब मुझे देखना था स्टेप नंबर 2 में, ये कौन सा स्टेप था मेरे पास, स्टेप नंबर 1। अब मैंने क्या करना था कि मैं देखूं कि इनमें से कोई जिंदा या काम का स्पोर बच्चा भी है या नहीं। तो उसके लिए मैंने स्टेप नंबर 2 किया। मैंने क्या किया कि मैंने इस पर्टिकुलर ट्यूब में मिनिमल मीडियम के साथ क्या लिया स्टूडेंट्स, मैंने मिनिमल मीडियम लिया और इस मिनिमल मीडियम के साथ मैंने ऑल 20 अमाइनो एसिड डाल दी। जितने अमाइनो एसिड एसेंशियल्स थे मैंने सारे डाल दी। तो मैंने क्या देखा कि अमाइनो एसिड जब मैंने ऐड किए तो ग्रोथ अपीयर हो गई। इसका मतलब यह है कि मेरी एक और स्पेकुलेशन ठीक हो गई। मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि जो साइंटिस्ट होता है, शायर होता है, अदीब होता है, वो आम लोगों से शायद 100 साल आगे देखते सोचने की साइज रखता है। दे वर थिंकिंग, दे वर परसीविंग, दे हैव गॉट सम थिंकिंग ब्रेन ऑन द शोल्डर्स। उनका जो ख्याल था कि शायद इस वजह से खराबी अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में आई है, वो यहाँ पे हमें ट्रू साबित होती हुई नजर आ रही है। तो अमाइनो एसिड के डालने से ग्रोथ आने का मतलब ये है कि नाउ दिस वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म आफ्टर फेसिंग एक्सरेज is transformed into mutant spores. Wild type organisms can grow on minimal medium, but due to damage in the DNA or the genes, now they can only be grown on the supplemented medium and they were supplemented with 20 amino acid. इस मौके पे मुझे मुनीर अहमद नियाज़ी का खूबसूरत शेर याद आ रहा है। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। अब हमने एक मसला हल कर लिया तो हमारे आगे एक और मसला खड़ा हो गया है। मसला मेरे स्टूडेंट्स ये था कि इन 20 अमाइनो एसिड में से आखिर किस अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करने की एबिलिटी लूज हुई है। आपको मेरी बात समझ आ रही है
कि जब इस पर्टिकुलर डीएनए को एक्सरे ने डैमेज किया तो उसकी वजह से इस पर्टिकुलर न्यूरोस्पोरा के अंदर कौन से अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज ना करने की प्रॉब्लम डेवलप हुई है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको इवेलुएट करने के लिए, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 10 टेस्ट ट्यूब्स ली और उन पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब्स के अंदर उन्होंने मिनिमल मीडियम ऐड किया। यू कैन सी ब्लू वाला मिनिमल मीडियम है, और इसके नीचे उन्होंने प्लस और सब्सटेंसेस भी ऐड कर दिए, यानी कि ट्यूब नंबर 1 में उन्होंने मिनिमल मीडियम के साथ पिरिडॉक्सिन ऐड कर दिया, अगले में मिनिमल मीडियम के साथ पैरा अमीनो ब्यूटारिक एसिड मींस पाबा ऐड कर दिया, अगले में कोलिन ऐड कर दी, रिमेंबर विद मिनिमल मीडियम। फिर उन्हें इन ऑसिटोल ऐड किया, न्यूक्लिक एसिड ऐड किए, फॉलिक एसिड ऐड किया, आर्जिनिन ऐड किया, नियासिन ऐड किया, एंड देन राइबोफ्लेविन्स ऐड किया, एंड फाइंड थायमिन ऐड किया। और इन सब के साथ हमारे पास याद रखिए हमारी बात है कंट्रोल प्रेजेंट है जो मिनिमल मीडिया ही होता है। हमने क्या देखा माय डियर स्टूडेंट्स कि इनमें से मैं जो सा सब्सटेंस मर्जी ऐड कर दूं ग्रोथ नहीं आ रही। ये जरा टेक्निकल बात है, जरा बात को गौर से समझिएगा। यानी कि अगर मैं पिरिडॉक्सिन ऐड करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि पिरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी या प्रेजेंस ग्रोथ को अफेक्ट नहीं कर रही। सिमिलरली पाबा की एफिशिएंसी, प्रेजेंस और डेफिशिएंसी ग्रोथ पे अफेक्ट नहीं हो रही। लेकिन आप जरा गौर से इस आर्जिनिन को देखें। जब आपने इस आर्जिनिन को देखा तो पता चला कि डेफिनेटली आर्जिनिन के डालने से मुझे फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि आर्जिनिन के सिंथेसिस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब मैंने न्यूरोस्पोरा क्रासा के स्पोर्स के ऊपर एक्सरेज फॉल की तो बेसिकली उनका आर्जिनिन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ है, बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए ये वाली टेस्ट ट्यूब मेरे लिए वाइटल है, दैट इज सप्लीमेंटेड विद आर्जिनिन। तो अब हमारी जो रिसर्च थी उसका महवर ये था कि आर्जिनिन बेसिकली किस किस मरहले से गुजर के बनता है। हमने उन पत्थरों को देखना था कि जिन पे पांव रख के हमने इस आर्जिनिन की कहकशां तक पहुंचना था। बात समझिए आपको मेरे पास। तो हमारा ताल्लुक, हमारा फोकस अब सिर्फ आर्जिनिन मेटाबॉलिज्म के साथ है, राइट। तो आइए देखते हैं कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। मैंने प्रॉपर एक मूवी के नाम भी लिखा है, आप देखिए, शायद आपने मूवी देखी होगी, फाइनल डेस्टिनेशन। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन ये है कि हम देखें कि आर्जिनिन किस किस मरहले से गुजर के बनता है और उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। बिकॉज कि आपको याद है कि आर्ची बैरल्ड और बैटिसन और उसके बाद लेडरबर्ग एंड टैटम ने जिस फाउंडेशन के ऊपर काम किया है वो यही है कि हमारे पास कोई ना कोई एंजाइम खराब हो रहा है। तो आर्जिनिन बनाने में, आर्जिनिन के अल्टीमेटली बनने में कौन कौन से एंजाइम शामिल होते हैं, उसके लिए डेफिनेटली वी हैव टू कैरी आउट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो जाहिर हमें फर्दर बहुत कुछ देखना था, लेकिन हमने कंक्लूड क्या किया। फाइनली आपकी बुक यहाँ पे बात छोड़ती है कि प्रॉब्लम आर्जिनिन के साथ थी और आफ्टर रिसर्च ऑफ मैनी ईयर्स हमें क्या पता चला कि बेसिकली यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लस्टर है जो एक क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट करता है, और उस पर्टिकुलर क्लस्टर के अंदर फर्दर क्या है, छोटे छोटे क्लस्टर्स है जहां पे कि एक स्पेसिफिक एंजाइम का क्या प्रेजेंट है, कोड। फॉर एग्जांपल आप लोग इस कंक्लूसिव डायग्राम को देखें। ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम के ऊपर देयर आर डिफरेंट क्लस्टर्स, और इन क्लस्टर्स के अंदर फर्दर सब क्लस्टर्स हो सकते हैं कि जो एक खास किस्म के जीन को कोड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जीन का क्लस्टर 1, ये कौन सा जीन है, आर्जिनिन जीन है, उसका क्लस्टर 1 RGE है, इसका क्लस्टर 2 RGF कहलाता है, क्लस्टर 3 RGG कहलाता है और क्लस्टर 4 RGB कहलाता है। तो देयर आर डिफरेंट क्लस्टर्स, दोज आर लाइंग ऑन द सेम क्रोमोसोम। अब हर एक क्लस्टर के अंदर जो प्रेजेंट जीन है, इट इज गोइंग टू कैरी आउट सिंथेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक एंजाइम। फॉर एग्जांपल arginine E is basically going to make an enzyme that is going to catalyze a reaction between glutamate
एंड ऑर्निथीन। इसका मतलब ये होगा कि अगर आर्जिनिन ई सही काम कर रहा है तो फिर ग्लूटामेट इस एंजाइम के साथ मिलके ऑर्निथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इस स्टेप को वेरीफाई करना चाहता हूं तो मुझे दो चीजों को टेस्ट करना पड़ेगा, ग्लूटामेट की प्रेजेंस को और ऑर्निथीन की प्रेजेंस को। अगर ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, इसका मतलब यह है कि आर्जिनिन ई जीन अपना काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ग्लूटामेट तो प्रेजेंट है लेकिन ऑर्निथीन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका क्या मतलब होगा कि जाहिर है ये वाला एंजाइम खराब हो गया है। आपको समझिए हम किस तरह से चीज को इवेलुएट कर रहे होते हैं। अगर मेरे पास ग्लूटामेट भी बन रहा है और ऑर्निथीन भी बन रहा है, इसका मतलब यह है कि आर्जिनिन ई बिल्कुल परफेक्ट है, उसके अंदर कोई म्यूटेशन नहीं आई। सिमिलरली आर्जिनिन एफ एक और एंजाइम बनवाता है and that very enzyme is going to catalyze a reaction between ornithine and citrulline. So presence of arginine F reflects conversion of ornithine into citrulline. So presence of ornithine and citrulline reflects normal working of arginine F gene. ठीक है, and go ahead. यानी कि अगर हम आर्जिनिन सक्सिनेट को देख रहे हैं कि वो बन रहा है, इसका मतलब यह है कि आर्जिनिन जीन बिल्कुल सही काम कर रहा है। और अगर मेरे पास आर्जिनिन भी बन रहा है तो इसका मतलब है आरजीबी जीन भी सही काम कर रहा है। तो इनमें से इस पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे में, यानी कि ग्लूटामेट का ऑर्निथीन में कन्वर्ट होना, ऑर्निथीन का सिट्रुलिन में कन्वर्ट होना, सिट्रुलिन का आर्जिनिन सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाना और फिर उसके फाइनली आर्जिनिन का बन जाना, रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ पे सारे के सारे आर्जिनिन के जीन्स बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और उसकी जो एंजाइम है वो भी बिल्कुल सही बन रहे हैं। लेकिन अगर किसी भी मौके पे चेन ब्रेक हो जाती है, इसका मतलब है उसका पीछे वाला एंजाइम म्यूटेट हो गया है। तो इस तरीके से हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि डिफरेंट किस्म के बायोकेमिकल रिएक्शंस वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक सूरत पे काम कर सकते हैं कि जब उनके एंजाइम बिल्कुल सही काम कर रहे हों। और अगर एंजाइम सही काम कर रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म चलता ही रहता है, कभी नहीं रुकता। लेकिन जो कंक्लूजन है वो ये है कि डीएनए एक कॉन्टिन्यूअस लैडर तो है, लेकिन उसके सारे के सारे पार्ट्स एक्टिव नहीं हैं। उसके कुछ पार्ट्स जीन्स के लिए एक्टिव हैं और कुछ पार्ट्स जिनके लिए एक्टिव नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम इंट्रॉन और एक्सॉन के कंसेप्ट को कभी यहाँ पे इंक्लूड कर सकें तो जो पार्ट एक वक्त में डीएनए का पार्ट रहेगा, जो सप्लाइज आउट नहीं होगा वो एक्टिव होगा, और जो पार्ट दूसरे टाइम पे एक्टिव होगा वो डेफिनेटली दूसरी किसी पॉलीपेप्टाइड को बनाने में काम इस्तेमाल हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि एक पर्टिकुलर जीन के अंदर भी हम डिफरेंट किस्म की पॉलीपेप्टाइड्स बना सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ सप्लाइसियोसोम्स। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी हीमोग्लोबिन की बात करें तो आपको पता है कि हमारी हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड है, लेकिन उनका एक ही जीन है। उस पर्टिकुलर जीन के अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स सप्लाइसियोसोम की एक्टिविटी से ही जनरेट होते हैं। तो चूंकि अब हम लेवल को, रिसर्च को बढ़ा चुके थे, किस लेवल पे आके, एंजाइम के लेवल पर नहीं बल्कि पॉलीपेप्टाइड के लेवल पे, तो हम लोगों ने 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस को एलिवेट कर दिया एक और नाम के साथ, दैट इज कॉल्ड एज 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। तो जब तक आप लोगों के पॉलीपेप्टाइड सही बन रहे हैं आपका एंजाइम बिल्कुल सही बनेगा, लेकिन अगर पॉलीपेप्टाइड ही खराब हो गया तो एंजाइम भी खराब होगा। और अगर आपके एंजाइम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं तो आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, आपकी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, आपकी लिपिड मेटाबॉलिज्म ये बिल्कुल सही होगी। वी आर बायोकेमिकल ऑर्गेनिजम्स, तो हमारी बायोकेमिस्ट्री अगर सही काम कर रही है तो मेरी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स मेरे सेल, मेरी सेल मेम्ब्रेन, मेरी वेल्व्स, मेरी किडनीज, एवरीथिंग विल बी ओके, राइट। तो मैं पूरे का पूरा बिल्कुल सही फंक्शन करने में कामयाब हूँगा अगर मेरा डीएनए सही काम कर रहा है, अगर मेरे जीन्स सही काम कर रहे हैं। अगर मेरे किसी जीन में एब्नॉर्मैलिटी आएगी तो डेफिनेटली मेरी बॉडी उससे कोरेस्पॉन्डिंग कोई काम करने में कामयाब नहीं होगी। दिस इज व्हाट वी वांट टू कंक्लूड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप कि इन सारी बातों को लॉजिकल ग्राउंड पर अंडरस्टैंड करने के बाद आपको पता चल चुका होगा कि हमारा डीएनए बेसिकली छोटे छोटे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशंस पे कंसिस्ट करता है, एंड दैट वेरी स्मॉल पीस इज कॉल्ड एज जीन। सो मेनी जीन्स कंट्रीब्यूट टू मेक यू अ ह्यूमन बीइंग। तो फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सबसे बड़ा उसका एहसान हम पे यही है कि उसने हमें एक
अपनी अहसन तकवीम चीज़ बनाया है, यानी कि इंसान बनाया है। अल्लाह ताला आप लोगों को अहसन तकवीम के दर्जे पे कायम रहने की सलाहियत अता फरमाए और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा। और जब कभी दुआ कीजिए तो हमारे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफ़िज़।